हेलो बच्चों, तो अब हम लोग 1D मोशन में केस पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले, वन डायमेंशनल मोशन इन ग्रेविटी। लेकिन उसके पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने होंगे, क्योंकि जब ग्रेविटी में हमारे एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर एक तो विस्कस फोर्स लगता है, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है। तो हमें उस विस्कस फोर्स को फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। तो विस्कस फोर्स वाले जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फोर्स के चैप्टर में या फ्लूइड के चैप्टर में। तो फिलहाल हमें मानना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव करता है तो उस पर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लगता है। तो एक एजम्पशन तो ये होगा, और दूसरा, हम लोग चूंकि 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी में 1D मोशन का मतलब है कि वर्टिकल मोशन होगा। तो बहुत ज्यादा हाइट तक हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं। तो हमें एक बात और एज्यूम करनी पड़ेगी, ग्राउंड से हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके होंगे, या जो नहीं पढ़ चुके तो आगे पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यूजुअली अर्थ के सरफेस के पास जो जी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग इन दो अजम्पशंस के अंडर में 1D मोशन पढ़ेंगे इन ग्रेविटी। तो 1D मोशन की डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिनको हमने बोला था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कितने अच्छे तरीके से और कितना सिंपली हम लोग उन इक्वेशंस को अप्लाई कर पाते हैं। तो जैसे मैं एक स्टार्टिंग में एक सिंपल सा केस उठाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 कि ये हम लोगों का ग्राउंड है। वैसे पृथ्वी तो गोल है, लेकिन ग्राउंड फ्लैट क्यों बना दिया गया? क्योंकि पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? फ्लैट दिखता है। और ग्राउंड से किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट, मैंने बोला है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस ट्रैवल के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करा दिया गया। तो ड्रॉप कराने का मतलब है कि हम लोगों ने उसको रेस्ट से छोड़ा है। जैसे पेन था, मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो जब हम लोग ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक चीज का हमें और ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोगों ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ी है, तो वहां पर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब 1D में थोड़ा सा इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास केवल दो डायरेक्शंस होती हैं, तो या तो एक साइड पर या दूसरी साइड पर। तो एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं। तो दो डायरेक्शन है तो हमारा काम प्लस माइनस से चल जाता है। दूसरी बात, जब हम लोग काइनेमेटिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो पोजीशन के साथ भी डील करते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बता सकते हैं? जब हमें पता हो कि वो पोजीशन हम कहां से बता रहे हैं। तो दो चीजों का हमें बहुत ख्याल रखना है। उनमें से एक चीज है कि हमें अपना रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना है, कि रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, की कहां से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। तो हमें पहले डिफाइन करना होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है और डायरेक्शंस क्या है। या तो ये बात वो क्वेश्चन में दे देगा, और नहीं देता है तो फिर अपने तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहला केस मैं सॉल्व कर रहा हूं कि जहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया है, या मैं इसी में दो वर्जन करके दिखाऊंगा कि एक बार रेफरेंस पोजीशन कहीं और ले लूंगा और दूसरे केस में रेफरेंस पोजीशन कहीं और ले लूंगा और सारी चीजें चेंज होने लगेंगी। तो मैंने मान लिया
कि जहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया था वो हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट है, और इसको ओरिजिन बोल दिया और इसको x इक्वल टू 0। अब ग्रेविटी का केस है तो मोशन वर्टिकल होगा, ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो इस वाली एक्सिस को हम लोगों ने मान लिया कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन हो गई वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, तो जो पीछे की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये बात हम लोगों ने एज्यूम कर ली, या हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में वो बता देगा कि इसको रेफरेंस मान लो, ओरिजिन मान लो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, और इसके बाद इन चीजों को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो कुछ बेसिक चीजें सॉल्व कर लेते हैं। मान लेता हूं कि उसने प्रॉब्लम में दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट h पर था। अब वो हमसे पूछ सकता है कि जब ये ग्राउंड पर गिरेगा तो गिरने के जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या आएगी, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पहुंचेगा तब तक कितना टाइम बीत चुका होगा। तो जब हम लोगों ने ग्रेविटी में फ्री फॉल करा दिया तो इसके पास केवल एक एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगा, और वो एक्सलरेशन होगा डाउनवर्ड। और वो कौन सा एक्सलरेशन है, वो ग्रेविटी का एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन डाउनवर्ड होगा, और वो g। अगर पेपर में g की वैल्यू नहीं देता है तो हमें यूज करना है 9.8। अदरवाइज जो कभी कभी पेपर में लिख देता है कि टेक g इक्वल टू 10 फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, तो अगर नहीं देता है तो 9.8 यूज करना है, और दे देता है तो जो भी देता है 9.8 या 10 या कुछ और भी दे सकता है, 9.9, 9.7। तो जब नहीं देगा तो हमें g की वैल्यू को क्या यूज करना है, 9.8 यूज करना है। अब पहले तो मैं ये बता देता हूं कि उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कितने आराम से और कितना इजीली हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को सोचना कैसे था, जैसे हमसे पूछा है कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर गिरेगा तो कितना टाइम बीत चुका होगा। तो हम लोगों ने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले मैं इसी में वैल्यू पुट करके बताता हूं कि टाइम कैसे निकालना है। तो मैंने बोला था कि सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन डिफाइन कर ली। इनिशियली पार्टिकल O पर था और जमीन पर गिरने के पहले मान लेता हूं कि ये पॉइंट A था, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड है। तो जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने कैसे मानी थी, पॉजिटिव मानी थी। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो h है, अब वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और डाउनवर्ड है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस h लिखेंगे। अब इस पार्टिकल को चूंकि ड्रॉप किया गया था, तो ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियली वो रेस्ट पर था, और इनिशियली रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, हाफ। अब हमें लिखना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, g, और g की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो हमें a की वैल्यू को लिखना है g प्लस g इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हाफ gt स्क्वायर आ गया h, तो हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g। इसका मतलब पार्टिकल को वहां से ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा होगा उस टाइम की वैल्यू रूट ऑफ 2h अपॉन g के इक्वल आ रही होगी। एक चीज हमसे और पूछता है, सपोज वो पूछता है कि टकराने के जस्ट पहले उसके पास वेलोसिटी क्या आएगी। तो जब ये पार्टिकल A पर पहुंचेगा, ग्राउंड से टकराने ही वाला होगा, उसके पहले की वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं कि वो v आ रही होगी। तो हम लोग फिर किसी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं जो भी यहां पर एप्लीकेबल हो। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो सबसे अच्छा होगा कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लें।
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वहां पर पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहां पर वेक्टर का कोई रोल नहीं आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 टाइम्स एक्सलरेशन कितना था g, बट था किधर, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव। तो हमें एक्सलरेशन को लिखना है कि दिस इज प्लस, यहां पर साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा होगा, तो हमें साइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जो डिस्प्लेसमेंट था वो h था, और डिस्प्लेसमेंट था किधर, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट था क्या, अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो जो हम लोगों का वेक्टर आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग लिखेंगे प्लस h। तो यहां से फिर v की वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज √2gh ऐसे। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने किस तरीके से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, और हमने टकराने के पहले फाइनल वेलोसिटी और टकराने तक का टाइम पता कर लिया। अब जैसे कभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी तो हम एक सिंपल सा तरीका है s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ऐसा सोचा करो, इनिशियल वेलोसिटी t टाइम में कितना चलाती, ut, और एक्सलरेशन t टाइम में कितना चला देता है, हाफ at स्क्वायर, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या किया करेंगे कि एक्सलरेशन का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर थी नहीं, ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट होगी। यहां तो लग रहा होगा कि नहीं कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशंस यूज कर लो या तरीका इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं वहां पर जब जल्दी आंसर निकालना होता है तो बेस्ट ट्रिक यही होती है कि एक्सलरेशन का डिस्प्लेसमेंट हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, और एक्सलरेशन ने जो t टाइम में नीचे चला दिया होगा वो हाफ gt स्क्वायर, तो सीधे लिख सकते थे हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू h। वेलोसिटी ने तो कुछ चलाया नहीं। तो ये तो बेसिक चीजें होंगी, टाइम कैसे पता करेंगे, टकराने के पहले वेलोसिटी कैसे पता करेंगे। अभी और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स पर आएंगे। अब चूंकि मोशन 1D था और साथ में यूनिडायरेक्शनल था, तो अगर कोई हमसे पूछता कितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आते हैं। अब यहां पर अगर हमसे बोलता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, xt, vt, et, इवन it में एक बार पूछा था कि vx कर्व भी ड्रॉ करो, तो xt, vt, et तो फंक्शंस होते हैं, लेकिन vx हो सकता है फंक्शन ना आ रहा हो, तो उसका ग्राफ अलग तरीके से। पहले हम लोग xt, vt पर काम करते हैं कि पार्टिकल को अगर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है तो इसका xt, vt और et कर्व कैसे आ रहा होगा। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं एक्सलरेशन टाइम कर्व बनाने की। तो ये टाइम एक्सिस था और ये एक्सलरेशन। एक्सलरेशन था कितना, g, और किधर था, डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव, तो एक्सलरेशन भी कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब यहां पर इस बात का रूल समझ में आएगा कि डायरेक्शन अगर अपवर्ड पॉजिटिव होती तो एक्सलरेशन यही निगेटिव आता। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव थी तो हम लोगों का एक्सलरेशन पॉजिटिव था, और ये मोशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 0 से लेकर के t0 तक का। t0 वो टाइम था जितनी देर में पार्टिकल उस पॉइंट से जमीन तक पहुंच जाता है। इसके बाद कोलाइड करेगा तो और फोर्सेज आएंगे, इसके बाद का मोशन फिलहाल हमें नहीं देखना है। तो एक्सलरेशन हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो t0 टाइम तक का ड्रॉ करना था, और इतनी देर तक जो एक्सलरेशन था उस एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव थी, और वो वैल्यू थी कितनी, g के इक्वल थी। तो ये कौन सा ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया एक्सलरेशन वर्सेस टाइम कर्व आ गया। अब एक्सलरेशन टाइम कर्व हमें पता चल चुका है, अब हम लोग बता देते हैं कि क्या वेलोसिटी टाइम कर्व आ रहा होगा। तो अब ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व।
तो ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। अब ये क्लियर है कि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। एक्सलरेशन कांस्टेंट है और एक्सलरेशन vt कर्व का स्लोप होता है, इसका मतलब vt कर्व का स्लोप कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्लोप वाला कर्व क्या होता है, एक लाइन होती है। एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो vt कर्व का स्लोप भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव स्लोप के कर्व होते हैं इंक्रीजिंग, इसका मतलब vt कर्व एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है ऐसे। और हमें ग्राफ केवल ड्रॉ करना था 0 से लेकर के t0 टाइम तक का, तो ये कर्व हम लोगों का आ गया vt कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। अब यहां पर एक कर्व और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज पोजीशन टाइम कर्व। तो ये एक्सिस पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो हमें ड्रॉ करना है कि पोजीशन टाइम कर्व क्या आ रहा होगा। तो जब हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया था तब वो x इक्वल टू 0 पर था, जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू भी 0 थी। इसके बाद पोजीशन कैसे चेंज हो रही वो हमें टाइम के साथ बताना है। तो ये बात हम लोग स्लोप से बता सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जिनको स्लोप में डेरिवेटिव्स में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा फोकस करके देखने की जरूरत है कि हमें अगर पोजीशन टाइम कर्व ड्रॉ करना है तो xt कर्व का स्लोप मतलब पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें पता है। इसका मतलब हमें xt कर्व के स्लोप की इंफॉर्मेशन है। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी, 0, इसका मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर xt कर्व का स्लोप कितना, 0। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम के साथ xt कर्व का स्लोप बढ़ेगा। तो मैंने कुछ ग्राफ डिस्कस करे थे, तो जब स्लोप बढ़ता है और पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, इस तरीके से। इसका मतलब ये जो कर्व आएगा ये ऐसे आएगा, इस तरीके से। ये कौन सा कर्व हो गया, xt। इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं, इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, और इस पॉइंट पर जो स्लोप आएगा उस स्लोप की वैल्यू 0, और जब किसी आगे पॉइंट पर जाएंगे तो वो स्लोप लगातार बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है हमें पहले से दिया गया था। तो xt कर्व का स्लोप चूंकि वेलोसिटी कहलाता है तो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो वहां से हम लोग xt कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि रेफरेंस मैंने वहीं पर मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब इसी में एक स्लाइड चेंज करते हैं कि रेफरेंस और डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस क्या। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ये ग्राउंड था, यहां से हम लोगों ने एक पार्टिकल ड्रॉप किया और ये जो हाइट दे रहा था वो h थी। अब की बार उसने बोल दिया कि ऊपर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, और उसने बोल दिया कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन का मतलब x इक्वल टू 0। अब एक हम लोगों ने स्लाइड चेंज कर दिया कि रेफरेंस पॉइंट O पर ले लिया और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और पार्टिकल को इस P पॉइंट से ड्रॉप कर दिया। तो यहां से हम लोगों ने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब इन्हीं सारी बातों को सॉल्व करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है, xt vt at कर्व ड्रॉ करने। तो देखते हैं कि अब वो कर्व कैसे आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि जब इसको यहां से ड्रॉप किया है तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर ग्राउंड पर पहुंचेगा उसके जस्ट पहले कितनी स्पीड होगी और वो कितनी देर बाद पहुंचेगा। जब यहां से ड्रॉप किया गया था तो टाइम था 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें टाइम बताना है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो ये बात क्लियर है कि हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो ट्रिक मैंने बताई थी वो डायरेक्टली अभी भी सॉल्व हो जाएगी
डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना, तो उसका मैग्नीट्यूड तो h है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नीचे। और अब की बार हम लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन को कैसा माना है, पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस केस में आ रहा है -h। इनिशियल वेलोसिटी 0 यहां पर भी दे रहा था, +½ और जो एक्सलरेशन दे रहा था वो किधर था, नीचे। तो एक्चुअली अब की बार एक्सलरेशन नीचे और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो एक्सलरेशन g नहीं है बल्कि -g है। मैं सिखा रहा हूं कि कन्वेंशन क्या है, ताकि क्वेश्चन में कभी भी गलतियां ना हो। तो जो हम लोग यहां पर एक्सलरेशन लिखेंगे वो अब की बार लिखेंगे -g और टाइम लगा था t0। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और t0 की जो वैल्यू आ गई वो √2h/g। आंसर वही आएगा, टाइम तो उतना ही लगना। अब की बार सिर्फ कन्वेंशन चेंज हो गया। हाँ, xt vt at कर पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही हम लोगों ने इन्वर्ट कर दी, इनिशियल रेफरेंस पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दी। एक चीज और कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, कि ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले उसने कितनी स्पीड गेन कर ली होगी। तो उसके लिए हम लोग फिर बोल सकते हैं कि दिस इज v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, इनिशियल थी 0 2, एक्सलरेशन की वैल्यू थी -g और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी -h। तो यहां से v की वैल्यू फिर वही आ जाएगी, और v की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज √2gh। भी बहुत कॉमन चीजें कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो h हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रट लेना √2gh। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया हम लोगों ने, तो जब वो h हाइट ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज √2h/g। और इन बातों का मैं डायरेक्ट इस्तेमाल किया करूंगा अगले फर्दर क्वेश्चंस में। तो ये तरीका समझ में आ गया कि इन इक्वेशंस का हमें कैसे यूज करना है, या मैं सीधे डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर केवल टाइम निकालना होता तो मैं सीधे बोलता इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, इसको किसी ने चलाया, तो किसने चलाया, एक्सलरेशन ने, और कांस्टेंट एक्सलरेशन t टाइम में चलाता है ½ at², तो उसने चलाया होगा ½ g² और चला कितना था, h चला था, तो t की वैल्यू वहां से सीधे आ जाती √2h/g। अब आते हैं xt vt at कर्व पर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं at कर्व। ये एक्सलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। तो जब तक ये ग्राउंड से नहीं टकरा गया हम लोग तब तक का मोशन काउंट कर रहे हैं। तो अब की बार एक्सलरेशन g नहीं है बल्कि -g है। तो अब की बार जो कर्व आएगा at कर्व वो आएगा इस तरीके से, और हमें केवल मोशन काउंट करना है 0 से लेकर के t0 तक का, और जो पूरे मोशन में एक्सलरेशन रहा होगा वो -c रहा होगा। ओके, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं vt कर्व। तो at कर्व पता है, तो यहां से अब vt कर्व ड्रॉ करते हैं, v और ये टाइम एक्सिस। vt कर्व का स्लोप क्या होता है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या कांस्टेंट है, यस, तो vt कर्व का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट स्लोप वाला कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब vt कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो vt कर्व का स्लोप भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो vt कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव स्लोप वाली होगी, और टाइम t = 0 पर वेलोसिटी थी 0। इसका मतलब vt कर्व जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा और नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब कर्व ऐसे आएगा। तो एक चीज नोटिस करिए, अगर हम लोग अपनी डायरेक्शन और रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं तो उस केस में कर्व कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। पिछले केस में ये ऊपर आया था, ये पार्ट भी ऊपर आया था, स्लोप नेगेटिव नहीं था, कैसा था, पॉजिटिव था। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन टाइम कर्व क्या आएगा। तो पोजीशन टाइम कर्व मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। हमें अब की बार पोजीशन टाइम कर्व बताना है। पोजीशन टाइम कर्व मतलब xt कर्व, उसका स्लोप क्या कहलाता है, वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी हमें गिवन है, यस। तो क्या हमें xt कर्व के स्लोप गिवन है, यस।
वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर कितनी, 0, तो xt कर्व का स्लोप t इक्वल टू 0 पर कैसा होगा, वो भी 0 आएगा। वेलोसिटी घट रही, नीचे जा रही, नेगेटिव साइड पर जा रही, तो xt कर्व का स्लोप भी घट रहा होगा। वेलोसिटी हर जगह नेगेटिव है तो xt कर्व का स्लोप भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब xt कर्व होगा डिक्रीजिंग। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, तो xt कर्व का स्लोप 0, और इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका स्लोप नेगेटिव, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग। अब यहां पर टेंजेंट ग्राफ कुछ ऐसे बनाना चाहिए, इस तरीके से, ताकि अगर हम लोग यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें इस जगह पर, तो वो टेंजेंट आए हॉरिजॉन्टल, तो थीटा 0 आएगा, तो tan थीटा 0 आएगा, स्लोप 0, और xt कर्व का स्लोप 0, मतलब वेलोसिटी 0 सेटिस्फाइड। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका टेंजेंट का एंगल और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो वेलोसिटी और ज्यादा नेगेटिव होती चली जा रही। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया xt, vt और et कर्व। vt कर्व का टाइम एक्सिस के साथ एरिया डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम कर्व का टाइम एक्सिस के साथ एरिया वो वेलोसिटी के चेंज को शो करता है। तो ये प्रॉब्लम थी कि मैंने एक पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप करा दिया, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे, एग्जांपल 2। तो यहां पर कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, रेफरेंस पॉइंट क्या, इसके बाद क्या डिसाइड करना है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव और कौन सी डायरेक्शन निगेटिव है, इसके बाद ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अब रेफरेंस को कहीं भी दे सकता है, जहां से फेंका था वहां दे सकता है, या ग्राउंड पर दे सकता है, या कहीं और दे सकता है। तो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि सपोज ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड है, हम लोगों ने यहां से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका और किसी स्पीड u से फेंका। वो स्पीड सपोज अब की बार मैं मान लेता हूं कि दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट से हम लोगों ने पार्टिकल को ऊपर फेंका और जो इनिशियल स्पीड दी उस स्पीड की वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। अब इस पूरी प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है। टाइम कितना लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, कितनी देर में लौट के आएगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा होगा, जब वापस आएगा तो कितनी स्पीड आ रही होगी, और इनके xt, vt, et कर्व क्या होंगे। तो ये बात हमें पता है कि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो g है और वो डाउनवर्ड है। तो इस g की वैल्यू हमें पता है, अब की बार मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूं कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रही कि ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन नीचे होने की, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी बनाना, तो एक्सेलरेशन किधर वेलोसिटी बना रहा होगा, नीचे, और उसकी खुद की पहले वेलोसिटी किधर थी, ऊपर। इसका मतलब ऊपर की नेट वेलोसिटी घटती चली जाएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो कहीं पर जाकर के मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा और इसके बाद लौट करके फिर वापस आएगा और फिर ग्राउंड से आकर के टकरा जाएगा। तो हमें टकराने के जस्ट पहले तक का मोशन काउंट करना है। तो हमें कुछ आंसर्स देने हैं। हमें एक आंसर देना है कि हमने इस पार्टिकल को जब फेंका था तो टाइम था t इक्वल टू 0, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तो उस समय का टाइम मान लेते t डैश के इक्वल है, और जब ये वापस ग्राउंड पर गिरा होगा तब इसका टाइम मान लेते t नॉट टाइम था। तो पूरी जर्नी का टाइम हो गया t नॉट, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम था t डैश, और जब हम लोगों ने इसको यहां से फेंका था तो उस समय टाइम को मान लिया 0। तो पहले तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे, फिर मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा जो बता चुका हूं कि इन चीजों के सही और जल्दी से आंसर कैसे निकाले जा सके। मेरा पहला टारगेट है टी डैश और टी नॉट निकालना। तो टी डैश निकालना है तो यहां से लेकर के यहां तक के मोशन को हमें ऑब्जर्व करना।
तो इनिशियल अगर हमें पता, पहला जो मेरा टास्क था कि टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब हमने फेंका था तब इसके पास स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड। अब इन बातों को अच्छे समझ लेना, क्योंकि बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर जो क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट होते हैं, जहां गलतियां होती वो गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात, कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो ये तो मोमेंट्री रेस्ट पर आ चुका होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और एक्सलरेशन किधर था? एक्सलरेशन तो नीचे की तरफ था और उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सलरेशन पता है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से टाइम बता सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू u और प्लस et। लेकिन इन इक्वेशंस का अगर हमें यूज करना है तो हमें फिर डायरेक्शंस बतानी पड़ेंगी, कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस केस के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था? 0। इनिशियल वेलोसिटी 200 था और ऊपर की तरफ था, तो वो भी कैसा था? पॉजिटिव था, 200 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन नीचे की तरफ था, तो वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, तो -10 इंटू टी। तो यहां से आ गया 10t इज इक्वल टू 200, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। इसका मतलब इस पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब इसकी ट्रिक बताते हैं। इतना सारा लिखना, फिर डायरेक्शन डिफाइन करना, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, फिर उसमें वैल्यू पुट करना, फिर उसमें सॉल्व करना। डायरेक्ट पढ़ना और डायरेक्ट आंसर करना है। कैसे? एक्सलरेशन कितना? 10। सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक्सलरेशन कितना? 10। एक्सलरेशन होता क्या? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी को बदलता है कितना, वही एक्सलरेशन है। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब था 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन 1 सेकेंड में वेलोसिटी को 10 से बदल देगा। और एक्सलरेशन है किधर? नीचे की तरफ। तो एक्सलरेशन नीचे की तरफ 10 वेलोसिटी क्रिएट कर देगा 1 सेकेंड में। इसके पास थी कितनी? 200। तो 10 का एक्सलरेशन 1 सेकेंड में कितनी बना लेगा? 10। तो मैं बोलता है 1 सेकेंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी आ रही होगी। इस केस को यहां पर डिस्कस कर देता हूं। जब मैंने इसको फेंका तब इसके पास वेलोसिटी थी 200 और ये टाइम था t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहां पर पहुंच गया। तो 1 सेकेंड में एक्सलरेशन ने कितनी वेलोसिटी बनाई होगी? 10। और किधर? नीचे। और उसके पास कितनी थी? 200। किधर? ऊपर। तो 200 तो ऊपर की तरफ थी और 1 सेकेंड में उसने 10 बना दी नीचे, तो बची कितनी? 190। किधर? ऊपर की तरफ। इसका मतलब 1 सेकेंड बाद इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी 190। फिर अगर हम लोग बात करते t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में एक्सलरेशन कितनी वेलोसिटी बनाता? 20। किधर? नीचे। उसके पास कितनी थी? 200। किधर? ऊपर। तो 200 ऊपर की तरफ थी और उसने खुद नीचे बना दी कितनी? 20। तो बची कितनी? 200 ऊपर है, 20 नीचे है। इनका सम करेंगे तो 180 आ जाएगा, वेक्टर सम। तो 2 सेकेंड में उसके पास बचेगी 180। इट मींस पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाता चला जाएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, एक्सलरेशन अपनी वेलोसिटी बनाएगा, वो नीचे बनाएगा। 1 सेकेंड में वो 10 की वेलोसिटी बनाता है, तो 200 की वेलोसिटी बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड। इसका मतलब 20 सेकेंड बाद एक्सलरेशन ने 200 की वेलोसिटी नीचे बना दी होगी और 200 उसके पास पहले से ही थी। तो ये दोनों वेक्टर अपोजिट होगा और कैंसिल होगा। तो मैं सीधे बोल सकता था कि जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तो उसका जो टाइम हुआ होगा वो 20 सेकेंड्स आ रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? 20 सेकेंड में ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका होगा।
तो ये ट्रिक समझ में आई, सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ना डायरेक्शन बतानी थी ना कुछ, सीधे ऑब्जर्व करना है कि 200 की वेलोसिटी है और हमसे पूछा है कब जीरो हो जाएगी। तो जब ग्रेविटी के एक्सलरेशन 200 की खुद की वेलोसिटी नीचे बना लेगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, उसको कैंसिल कर देगा और उसी समय पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। अब एक दूसरी बात, लौटने में कितना टाइम लगा होगा? तो ऐसे बहुत लोग मान लेते जितना जाने में लगा होगा उतना लौटने में, बट हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम लौटने में लगा होगा? क्योंकि जब जा रहा था तो उसके पास स्पीड थी, एक्सलरेशन भी था, और लौट रहा है तो उसके पास जीरो वेलोसिटी है। हाँ, डिस्टेंस उससे वही कवर करना। तो ये बात जस्टिफाई कैसे करी जाए कि उसे लौटने में उतना ही टाइम लगेगा? तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से ग्राफ से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ग्राफ से जस्टिफाई कैसे करते हैं कि अगर हम लोग वीटी कर्व बनाए, अगर हम लोग इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बना ले तो एक चीज रट लो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में वीटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन आता है। ऊपर की डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी थी 200, ऊपर जाने पर वो लगातार घट रही थी, लेकिन पार्टिकल ऊपर गया होगा, लौट के आया होगा, पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो किधर रहा होगा? नीचे रहा होगा। और एक्सेलरेशन कैसा था? नीचे है तो निगेटिव रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने का मतलब स्लोप भी कांस्टेंट रहा होगा, तो जो वीटी कर्व आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वीटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। अब समझना है इस बात को क्यों बोला गया कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम लौटने में लगेगा। इस बात को जस्टिफाई करना जरूरी है, ऐसे नहीं बोल देना है कि बस बोल दिया कि जाने में उतना टाइम लगा था तो लौटने में उतना लगेगा। अब ध्यान से देखना, जब ऊपर गए थे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ था कुछ, और नीचे आगे मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट था प्लस एच, तो नीचे आए होगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो गया होगा। इसका मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने में पॉजिटिव हुआ था, जब लौट के वहीं आएगा तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। और हमको पता है वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जब हम लोगों ने इस पार्टिकल को फेंका था तो स्पीड 200 थी और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके हो गई 0, और लौट के जब ये यहां पर पहुंचा होगा T0 पर, हमें नहीं पता है कहां तक ग्राफ बना होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि जाने का डिस्प्लेसमेंट और लौटने का डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो ये वाला जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट है जाने का, और ये वाला जो एरिया आएगा वो लौटने का। ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, क्योंकि जब ऊपर गया था तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, लौटा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल आने चाहिए, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम ट्रायंगल होने चाहिए। इसका मतलब जो लेंथ ये वाली आएगी वही लेंथ ये वाली आएगी, क्योंकि ये वाले एंगल को सेम है, ये 90 का एंगल है, तो ये वाला भी सेम हो गया, तो सारी साइड्स को भी सेम होना पड़ेगा। और ये टाइम था T', तो ये वाला भी T' आएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2T'। तो यहां से एक बात प्रूव हो गई कि जितना टाइम पार्टिकल को ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से वापस आने में लगेगा। एक अगला क्वेश्चन था कि कितना ऊपर हाईएस्ट गया होगा, तो हम लोग ग्राफ से ही बोल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इतने टाइम का, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू तो थी 200, और टाइम की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 20 सेकेंड था T'। तो T' की जो वैल्यू आ गई वो 20, तो हाफ इंटू 20 इंटू 200, तो ये आ गया 2000 मीटर्स। इसका मतलब वो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो कितना हाइट कवर कर चुका होगा? 2000 मीटर। मैंने बोला था एक तो ग्राफ का जो मेथड होता है वो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्टली और क्लियर आंसर्स दे देता है।
अगर हम लोग फॉर्मूले से निकालते तो कैसे सोचते? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, सुनना मेरी बात को। वेलोसिटी किधर थी? ऊपर, इनिशियल वाली। जब लोग सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ चलाती कितना? यू टी, और एक्सलरेशन भी कुछ चलाता है कितना? हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी तो उसने ऊपर चला दिया होगा कितना? इनिशियल वेलोसिटी थी 200 और टाइम लगा था 20 सेकेंड्स, तो इसने ऊपर की तरफ चला दिया होगा 4000 मीटर। किसने? इनिशियल वेलोसिटी ने। बट एक्सलरेशन किधर था? नीचे। और क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट एक्सलरेशन कितना चलाता है, कितना डिस्टेंस कवर कराता है? हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब की बार एक्सलरेशन कितना है? जी। तो एक्सलरेशन ने कितना चलाया होगा? हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब 400, 20 इंटू 20, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2000 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी अगर केवल होती तो वो 4000 मीटर ऊपर चलाती, लेकिन एक्सलरेशन ने उससे 2000 मीटर नीचे भी गिरा दिया, तो ओवरऑल गया किधर? ऊपर। कितना? 4000 माइनस 2000। इसका मतलब दोनों ने मिल करके 4000 माइनस 2000 इक्वल टू 2000 मीटर ऊपर चला दिया। डायरेक्ट आंसर। एक तरीका था इक्वेशंस आप मोशन लिखे, एक तरीका सीधे बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ने कितना चला और एक्सलरेशन ने कितना चला दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता, मैंने एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। कितने से फेंका? 50 मीटर पर सेकंड से। फिर मैं तुमसे पूछता 2 सेकंड में ये पार्टिकल ऊपर कितना चला गया होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी ने कितना चलाया होगा ऊपर? 50 वेलोसिटी थी, 2 सेकंड में उसने चला दिया 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ने 2 सेकंड में ऊपर की तरफ चला दिया कितना? 100 मीटर पर सेकंड। और एक्सलरेशन था किधर? नीचे, तो उसने किधर चलाया होगा? नीचे। और कितना चला दिया होगा? एक्सलरेशन का काम है हाफ ए टी स्क्वायर चलाना। एक्सलरेशन कितना था? 10, और टाइम कितना था? 2, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 20। एक्सलरेशन ने 20 नीचे चला दिया और वेलोसिटी ने 100 ऊपर चला दिया। इसका मतलब ओवरऑल वो ऊपर गया और कितना गया? 80 मीटर्स। डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखनी है, ये पता करना है कि क्या 1D मोशन और क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये पता कर लो वेलोसिटी ने कितना किधर चलाया और एक्सलरेशन ने कितना किधर चलाया, और दोनों का वेक्टर सम कर दो, अपने आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? तो हम लोगों ने इसका वीटी कर्व तो बना लिया, अगर एटी कर्व बनाना हो तो भी बना सकते थे। कैसे? हम लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, तब वेलोसिटी पॉजिटिव लिखी थी, और एक्सलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। तो एक्सलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो एक्सलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस जी। एक बात और, अब एक इंपॉर्टेंट कर्व है, कौन सा? एक्स टी कर्व। एक्स टी रेफरेंस पॉइंट हमने इसी को मान लिया, x इक्वल टू 0, ऊपर की डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव x। एक्स टी कर्व का या तो रट लो, एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन है और एक्स टी कर्व एक पैराबोला है। या बहुत दिक्कत नहीं आती तो स्लोप के साथ डील करो, दिक्कत आती तो जरूर डील करो, क्योंकि जब स्लोप के 8, 10, 20, 50 केसेस करोगे तो स्लोप भी क्लियर हो जाएगा। नहीं करोगे तो जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हमेशा के लिए बनी रहेंगी। तो बीमारियों का इलाज किया जाता है, उनको पाल के नहीं रखा जाता। अगर स्लोप के साथ नहीं डील कर पाते तो हमें स्लोप सीखना पड़ेगा ताकि हम डील कर सकें, क्योंकि हमारी मजबूरी है स्लोप सीखना, कैलकुलस सीखना, डिफरेंशिएशन सीखना और इंटीग्रेशन सीखना। चलो नहीं आया होगा तो एक बार फिर मैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे और धीरे धीरे करके
इन चीजों को बार बार रिवाइज करता रहूंगा तो क्लियर हो ही जाएगा। कुछ आंसर्स देना। एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। ओके, क्या वेलोसिटी का फंक्शन गिवन, ग्राफ गिवन है? यस। इसका मतलब हमें वो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, तो एक्सटी कर्व के स्लोप की इंफॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे बदलती। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 200, फिर टाइम बड़ा कम हो गई, फिर टाइम बड़ा और कम हो गई, फिर और कम हो गई, और कम हो गई, फिर हो गई 0, और फिर हो गई नेगेटिव, और नेगेटिव साइड पर बढ़ती चली, मतलब वेलोसिटी घटती चली जा रही, नेगेटिव साइड पर बढ़ रही। वेलोसिटी पहले थी 200, फिर घट रही। इसका मतलब एक्सटी कर्व का स्लोप पहले 200 था, फिर घट रहा है, पॉजिटिव था और घट रहा है, मतलब राइट। जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां पर स्लोप भी 0 हो गया। इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो स्लोप नेगेटिव हो गया। इट मींस जो कर्व आएगा, एक्सटी कर्व जो आएगा वो ऐसा आएगा। अभी कहता है ना मैंने यहां पर क्यों टर्मिनेट किया करके, क्योंकि पार्टिकल आया तो जमीन पर, और जमीन पर आया तो कहां पर पहुंचा, x इक्वल टू 0 पर पहुंचा। स्लोप पहले ज्यादा पॉजिटिव था, फिर कम पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव, फिर और नेगेटिव, फिर सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो पोजीशन जब चला था पार्टिकल तो 0 थी, और जब गिरा तो फिर पोजीशन 0 आ गई। ये कौन सा कर्व हो गया? ये कर्व हो गया एक्सटी कर्व। एक्सटी, वीटी, ईटी, सारी बातें समझ में आ गई, राइट। ये था दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देता हूं, और उस एग्जाम्पल को फाइनल एग्जाम्पल मान करके सॉल्व करना। जो चीज मैंने पहले में बताई वही दूसरे में बताई, वही मैं तीसरे में बताऊंगा, राइट। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट, यही ग्राउंड वाला ही केस है। ये हम लोगों का ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। पृथ्वी गोल है, ग्राउंड चपटा है, क्योंकि हम उसका छोटा हिस्सा देख रहे हैं। यहां से कुछ दूरी पर, ए पॉइंट पर, एक आदमी ने यहां से एक पार्टिकल को किसी स्पीड से ऊपर फेंक दिया, और इसको बोल सकते हैं इनिशियल स्पीड, और वो स्पीड सपोज थी 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और इसकी जो ग्राउंड से हाइट थी, ये वाली हाइट h, इसको मान लेता हूं कि ये पहले से ही 40 मीटर्स थी। जमीन से 50 मीटर ऊपर एक पॉइंट ए था। उस पॉइंट से एक आदमी ने एक बॉल को, एक पॉइंट मास को किसी स्पीड से ऊपर फेंक दिया, और वो स्पीड कितनी थी? 80। लेकिन इस रीजन में जो ग्रेविटी का एक्सलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो किधर है? नीचे, और उसको हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होता है। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लौट के जब जमीन पर गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें हमें बतानी। तो एक बात पता है कि एक्सलरेशन किधर है? नीचे। तो एक्सलरेशन अपनी वेलोसिटी किधर बनाएगा? नीचे। लेकिन वेलोसिटी थी किधर? ऊपर। इसका मतलब ऊपर की नेट वेलोसिटी घटती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली 0 आएगी, मतलब एक मोमेंट के लिए रुकेगा और फिर एक्सलरेशन उससे वापस लौटा के ले आएगा। तो इस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसे होगा, पहले ये ऊपर जाएगा और फिर लौट करके नीचे गिरेगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो इस टाइम को हम लोग मान लेते टी डैश। जब ये पार्टिकल उसी लेवल पर वापस आया तो इस टाइम को मान लेते टी डबल डैश, और जब ये ग्राउंड पर गिरा तो इस टाइम को मान लेते कैपिटल टी। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें टी डैश भी बताना, टी डबल डैश भी बताना, और
कैपिटल टी बताना है कि कितनी देर में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, कितनी देर में वो उसी लेवल पर आ जाएगा और कितनी देर में वो जमीन से टकरा जाएगा। फिर और भी बातें पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया होगा ग्राउंड से, या जहां से फेंका गया वहां से कितना, और जब वो जमीन से टकराया होगा तो कितनी स्पीड से टकराया होगा। तो मुझे ये भी बताना है और ये बताना है कि यहां से कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा होगा, तो इसको मान लेता हूं h। तो ये सारे आंसर हमें देने। फिर मैं एक बात और भी पूछूंगा, xt vt at कर्व क्या आ रहा होंगे। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, जैसे पहले सॉल्व किया ड्रॉप कर दिया, दूसरे केस में जमीन से फेंक दिया, तीसरे केस में थोड़ा ऊपर से ऊपर फेंका, कुछ अंतर नहीं है। हाँ, ये देखना है कि जो हमने पढ़ा था उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं, जो थोड़े बहुत वीकनेसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जरूरी है कि लेक्चर को बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। डायरेक्ट आंसर करता हूं मैं, तरीके मैंने सारे बता दूं, एक बार बता भी दूंगा कि जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जिनसे तुम सॉल्व करते हो उससे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन पता सारे होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व होती है और कुछ प्रॉब्लम डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाती है। तो जैसे हम लोग पहले टी डैश निकालते हैं, तो वो तो हम लोग ए से बी तक का मोशन देख सकते हैं, यहां से यहां तक का। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी अगर मोमेंटरी यहां पर पहुंचा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो हो चुकी होगी 0। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं पहले, v इज इक्वल टू यू और प्लस at। मैंने बोला था इक्वेशंस आप मोशन लगाना तो फिर जरूरी डायरेक्शन बता दो, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तभी वैल्यू पुट कर पाओगे। तो मैंने मान लिया कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। इस जब मानो जो मानो यूज करो। सेकेंड इक्वेशन लगाना तुम्हारा मन नहीं, नीचे पॉजिटिव मानूंगा तो नीचे पॉजिटिव मान लेना। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगाई ए और बी के बीच में और मैंने मान लिया ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी थी 80 और ऊपर की तरफ थी तो ये प्लस 80। एक्सेलरेशन नीचे था तो वो -10 और टाइम वहां तक लगा टी डैश। तो यहां से जो टी डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई 8 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को ए से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 8 सेकेंड लगेगा। और ये बात मैं बता चुका हूं कि जब उसी लेवल पर वापस आएगा तो उतना ही टाइम फिर भी लगेगा। लेकिन अंतर इतना है कि पहले हम लोगों ने ग्राउंड से फेंका था तो ग्राउंड पर वापस आया, तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से फेंका यही वापस आ गया। वही सेम लॉजिक कि डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए यहां से लेकर के यहां तक का। अगर बोलता है कि जब वो यहां से ए से फेंका था और जब वो सी पॉइंट पर वापस पहुंचा तो कितना टाइम लगेगा, तो यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतने लौटने में लगेगा। ये बात हम लोग प्रूव भी कर चुके। इसका मतलब यहां तक 8 सेकेंड हो गया और यहां पर वापस फिर से 8 सेकेंड हो गया। तो टी डबल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 सेकेंड्स। अब हमें यह बताना था कि कैपिटल टी कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ज्यादातर लोग कॉन्सेप्ट हिले होते हैं फिर बोलते क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो प्रॉपरली पढ़ोगे ना उन चीजों को, बस इक्वेशन आप मोशन पढ़ ली, रट ली, फॉर्मूला याद हो गया और लगेगा कि पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे, तो गलत तो होगा। जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल होते हैं। अगर हमें कैपिटल टी निकालना है तो यहां पर कुछ लोग बहुत बेसिक गलतियां करते हैं, वो मैं अवॉइड करवाना चाह रहा हूं। हमारी जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डील करती है। तो हमें जब कैपिटल टी निकालना होगा तो पूरे पार्ट को ब्रेक करके नहीं सॉल्व करना है, एक ही बार में सॉल्व कर देना। मतलब हम इस क्वेश्चन को ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में सॉल्व करेंगे। तो सुनना कैसे, पार्टिकल को जब मैंने फेंका था तब उसकी स्पीड थी 80 मीटर पर सेकेंड और वो था ए पॉइंट पर और उस समय का टाइम था 0। फिर ये ऊपर गया होगा और नीचे आ गया होगा। जब वो डी पर पहुंचा होगा
तो उस समय का टाइम हो चुका होगा कैपिटल टी। तो अगर मैं पूछता है कि इस पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, तो वो डिस्प्लेसमेंट था नीचे की तरफ, और ये डिस्टेंस हमें गिवन था कितना, 40 मीटर्स। फिर डायरेक्शन से अज्यूम कर लो, जो मानो, नीचे की पॉजिटिव मानना है, ऊपर की मानना है। अब की बार मान लेता हूं कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, पॉजिटिव है कितना, 40 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 40 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी किधर थी, ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, -80, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव है। एक्चुअली में टाइम निकालना है तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लगाते तो हम लोग लिखेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। साइन का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट आंसर भी करेंगे, हमने बताया था कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो सीधे बता देंगे वेलोसिटी ने कितना चला, एक्सेलरेशन ने कितना चला, वेक्टर सम कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन पहले पूरा कन्वेंशनल वे देख लेते हैं कि वहां साइन के साथ चीजों को कैसे यूज करना है, गलती ना हो। बहुत से लोग टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ का टाइम अलग निकालते हैं, लौटने का टाइम अलग निकालते हैं, और फिर बोलते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ। तो डायरेक्ट जब आंसर आ रहा है तुम उसको बड़ा करके सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग इनिशियल और फाइनल के बीच में सॉल्व करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर था, नीचे, नीचे की डायरेक्शन थी पॉजिटिव और वो हो गया +40। इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर 80, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई -80। पूरे प्रोसेस का टाइम था कैपिटल T प्लस हाफ। एक्सेलरेशन किधर था, नीचे, और नीचे कैसी डायरेक्शन मानी, पॉजिटिव, तो +10 इनटू टाइम था t²। तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू -80t और +5t²। 5t² -80t -40 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यूज आएंगे, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ये इक्वेशन ये बताती है कि कौन कौन से टाइम पर वो पार्टिकल यहां रहा होगा। तो उसको इनिशियल कंडीशंस तो पता नहीं कि कब फेंका गया होगा, वो तो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक निगेटिव टाइम बताएगी कि कुछ देर पहले यहां से इसे फेंका गया होगा तो लौट के यहां पर आ गया। हमें पॉजिटिव लेना होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर a कितना है 5, b कितना है -80 और c कितना है -40। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो दो सॉल्यूशंस टाइम के आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव और दूसरा आएगा नेगेटिव। सॉल्व कर लेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। अब ये इक्वेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिखी है, डायरेक्टली कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने पहला टाइम बताया, तो हम लोग को कैसे सोचना चाहिए था, हम लोग को सोचना चाहिए था जब मैंने इस पार्टिकल को 80 की स्पीड से ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में टाइम कितना, तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब उसकी स्पीड घट करके 0 हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज करेगा, 10। 80 उसके पास पहले थी, तो एक्सेलरेशन कितनी देर में 80 बना देगा, 1 सेकेंड में 10 बनाता है, 2 सेकेंड में 20 बनाता है, तो 8 सेकेंड में 80 बना देगा। 8 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन की वेलोसिटी 80 नीचे होगी और उसकी वाली 80 ऊपर होगी, दोनों कैंसिल होकर के 0 हो चुके होंगे। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, सीधे बोलता 8 सेकेंड बाद पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और उसकी स्पीड मोमेंटरली 0 आ रही होगी, और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतने लौटने में यहां तक लगा होगा। तो 8 जाने का और 8 यहां तक लौटने का, और ये एक्स्ट्रा टाइम आ रहा होगा, वो इससे कैलकुलेट करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी, ये कैसे बोलता, ये मैं बोलता है कि जब मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका था
तब उसकी स्पीड थी 80 और पूरे मोशन का टाइम है कितना, कैपिटल टी। तो 80 स्पीड ने टी टाइम में ऊपर कितना चला दिया होगा, 80 टी अगर स्पीड इतनी रही होती, लेकिन एक्सलरेशन किधर था, नीचे। तो एक्सलरेशन ने नीचे चलाया होगा, कितना, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। नेट किधर आया, नीचे। इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू 8। यहां पर कन्वेंशन नहीं लगाना क्योंकि हम डायरेक्शंस के साथ खुद ही डील कर रहे हैं। तो नेट वो नीचे आया है, इसका मतलब वेलोसिटी कम चला पाई और एक्सलरेशन ने इतने टाइम में ज्यादा चला दिया। तो नेट अगर नीचे आया है तो नेट वो नीचे चला हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस 80 टी। लेकिन नेट नीचे चला कितना, वो तो 40 मीटर चला, इज इक्वल टू 40। जी की वैल्यू को 10 लिख दो तो 5t स्क्वायर माइनस 80 टी माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और चेक करो वही इक्वेशन आ गई। ट्रिक मतलब स्मार्ट ट्रिक नहीं बोलूंगा, स्मार्टली सॉल्व करने का तरीका। ट्रिक एक तो ड्रामा है, जो लोग ट्रिक से पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो समझ जरूरी है, सब्जेक्ट की समझ जरूरी। जब सब्जेक्ट की समझ होती है तो रास्ता भी दिखता है कि कौन सा रास्ता अपना ले तो ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग भी लगता है। ट्रिक का मतलब होता है वही पढ़ लिया बाकी कुछ पता ही नहीं। जब कुछ भी नहीं पता था तो इस ट्रिक का भी कोई मतलब नहीं था। जब ये सब पता है तब मतलब है इस ट्रिक का। गॉट इट। तो मैंने आज के लेक्चर में बता दिया कि कैसे इक्वेशंस आप मोशन यूज करना, एक्सटी वीटी एटी कर्व कैसे ड्रॉ करना, उनके इंटर कन्वर्जेंस क्या आ रहे होंगे। ग्राफ की हेल्प हमेशा हेल्प करती। कभी कभी ग्राफ से बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लॉजिक्स मिल जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वाले का भी एक्सटी वीटी एटी कर्व बना लेते हैं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, अगर एक्सटी वीटी एटी बनाएंगे तो रेफरेंस भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि यही रेफरेंस है, जहां से फेंका गया था ये एक्स इक्वल टू 0 है और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं ग्राफ के पर्पज से। जहां से फेंका था वो रेफरेंस पॉइंट है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे की नेगेटिव। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं ईटी कर्व, एक्सलरेशन टाइम कर्व। ऊपर की डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव, एक्सलरेशन किधर है, नीचे। इसका मतलब ईटी कर्व कैसा आएगा, नेगेटिव। और हमारा ग्राफ था टी टाइम तक का और एक्सलरेशन कितना था, माइनस जी। माइनस जी का मतलब -10। ये कौन सा ग्राफ आ गया, एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है, ये एक्सलरेशन था और ये कांस्टेंट है -10। एक्सलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी लीनियर होती है। अब बनाते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व। ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी। जब फेंका था तो वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर घटती चली गई, 0 हो गई, फिर नीचे की तरफ बढ़ती चली गई और ऊपर की डायरेक्शन मानी थी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पहले थी पॉजिटिव और वेलोसिटी थी +80। जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे वेलोसिटी घटी। तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसे आएगा। अब ध्यान देना, ये टाइम था टी डैश जिसको हम लोगों ने बोला था 8 सेकेंड, और यहां पर कुछ टाइम आएगा 16 सेकेंड, लेकिन मोशन यहां तक होगा क्योंकि बार जितना गया था उतना तो लौटा और उससे ज्यादा भी लौटा। तो अब की बार ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लग गया और ये टाइम था कैपिटल टी। एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर है, और वेलोसिटी लीनियर है तो फिर एक्सटी पैराबोलिक है। अब इंपॉर्टेंट है कि एक्सटी कर्व कैसे ड्रॉ किया जाए। तो ये पोजीशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। फिर एक बार, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी गिवन है, यस। तो क्या हमें एक्सटी कर्व के स्लोप पता है, यस। वेलोसिटी पहले क्या पॉजिटिव है, यस। फिर क्या घट रही, यस। फिर क्या 0 होती, यस। इसका मतलब स्लोप पहले पॉजिटिव होगा, फिर घट रहा होगा, फिर 0 हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी क्या नेगेटिव साइड पर बढ़ रही, यस। इसका मतलब एक्सटी कर्व का स्लोप नेगेटिव साइड पर बढ़ रहा होगा। पार्टिकल जहां से चला था उसके और नीचे आ गया,
इसका मतलब पहले xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव है और घट करके 0 हो गया, फिर 0 से नेगेटिव और नेगेटिव से और नेगेटिव। ये टाइम था t डैश, ये टाइम था 2t डैश और ये टाइम था कैपिटल T। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो कैपिटल T की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कौन सा ग्राफ आ गया? एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर है, वेलोसिटी लीनियर है तो xt पैराबोलिक है। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी तो स्लोप पॉजिटिव था, फिर वेलोसिटी घटी तो स्लोप घटा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई तो स्लोप भी 0 हो गया, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो स्लोप नेगेटिव हो गया। टाइम बीतता गया, वेलोसिटी और नेगेटिव होती चली गई तो स्लोप और भी नेगेटिव होता चला गया। रेफरेंस पॉइंट अगर बदल दूंगा तो सारे ग्राफ बदल जाएंगे। एक लास्ट बार बता रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट चेंज करता हूं फिर यही सारे ग्राफ बनाता हूं और देखना कैसे डिफरेंस आता है। ये ग्राउंड था, यहां पर पार्टिकल था, ऊपर फेंका, ऊपर गया, लौट के नीचे आया। अब की बार रेफरेंस में ग्राउंड मान लेता हूं, रेफरेंस माना ग्राउंड को, x इज इक्वल टू 0 और ऊपर की डायरेक्शन थी पॉजिटिव x डायरेक्शन। रेफरेंस केवल मैंने चेंज कर दिया। एटी कर्व बनाते हैं, टाइम एक्सिस और ये एक्सलरेशन एक्सिस। तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्सलरेशन अभी भी नेगेटिव है -g, तो वो ग्राफ तो अभी भी ऐसा आएगा -10। फिर बनाते वीटी कर्व, टाइम और ये वेलोसिटी। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, तो वेलोसिटी कर्व भी वैसे ही आएगा ऐसे। पोजीशन टाइम कर्व अब की बार चेंज हो रहा है xt, क्योंकि रेफरेंस अगर यहां पर है तो इनिशियल पोजीशन पहले से +40 दे रहा है, तो इनिशियल पोजीशन +40 से स्टार्ट होगी। यहां से वेलोसिटी पॉजिटिव थी, घट रही थी, फिर और नेगेटिव होती चली गई। इसका मतलब xt कर्व का स्लोप पॉजिटिव था, घट करके 0 हुआ, फिर और नेगेटिव होता चला गया। तो अब की बार जो कर्व आएगा वो ऐसे आएगा और जमीन पर गिरेगा तो x इक्वल टू 0 पर आएगा। इसका मतलब इस ग्राफ का टर्मिनेशन होगा x इक्वल टू 0 पर। रेफरेंस पॉइंट बदल देंगे, डायरेक्शन बदल देंगे तो कर्व और भी चेंज हो सकता है। तो जब मैं xt vt et पर डील करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्व चेंज हो जाएंगे। तो इस पूरे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी और कैसे किसी सिंपल क्वेश्चन का हमें डायरेक्ट आंसर देना है। कि एक्सलरेशन अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो वो t टाइम में चलाता है हाफ at² और वेलोसिटी t टाइम में चलाती वेलोसिटी इनटू टाइम। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर किया। अभी मैंने डिस्टेंस की बात नहीं करी है, क्योंकि डिस्टेंस, ये जो इक्वेशन है हमें केवल डिस्प्लेसमेंट देती है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 मोशन में नहीं हो सकता। जब मैं डिस्टेंस निकालनी होगी तो मोशन को ब्रेक करना होगा डिफरेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशंस में। पार्टिकल ऊपर गया फिर लौट भी आया तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही बड़ा था, लेकिन जब ऊपर गया तो डिस्टेंस कवर किया था और नीचे आया तो डिस्टेंस कवर किया। तो जब मैं डिस्टेंस निकालनी होती तो हम लोग उस मोशन को यूनिडायरेक्शनल मोशन में ब्रेक करते। कैसे? पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डील कर लिया। लेकिन जब डिस्टेंस निकालना होगा तो एक यूनिडायरेक्शनल मोशन ये था, ये वाला, और एक यूनिडायरेक्शनल मोशन ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग निकालूंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग निकालूंगा। और यूनिडायरेक्शनल मोशन के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे तो इसका डिस्टेंस आएगा s1 और इसका आएगा s2, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा s1 प्लस s2। ये सारी इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देती, ना कि डिस्टेंस का। डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले हम लोग उस मोशन को ब्रेक करेंगे डिफरेंट यूनिडायरेक्शनल मोशंस में, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सारे यूनिडायरेक्शनल मोशन की अलग अलग डिस्टेंसेस को टोटल सम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।
तो शायद ये ग्रेविटी का जो फ्री फॉल का केस है वो समझ में आ गया।